ये ही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इन राज्यों को पहले कभी बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से निकला झारखंड, आज भी वो बीमारू की श्रेणी में आए। बीमारू मतलब हमारी इतनी पर कैपिटा इनकम नहीं थी, हम बच्चों में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे थे, तो ऐसे में इन राज्यों को उस समय बीमारू राज्य से सूचित किया जाता था। ठीक है साहब। वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में इस समय टीएफआर चल रहा है 2.18। फर्टिलिटी रेट जो है वो कितनी चल रही है? 2.18। भारत में चल रही है 1.96। ये वर्ल्ड का डेटा है। और भारत में अगर कम लोअर फर्टिलिटी की बात करें, लोएस्ट फर्टिलिटी की बात करें, तो दिल्ली का नंबर आता है 1.2 पर। अगर एक और यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार तो एक से भी नीचे चला गया है, वो और नीचे चला गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर 2.1 से नीचे टोटल फर्टिलिटी रेट चली गई है। हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, ये वो रेट हैं जो आज के दर पर खड़े हुए हैं। मध्य भारत के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जो आज भी टीएफआर से ऊपर चल रहे हैं। अंडमान निकोबार के लिए ये 0.9 निकल कर आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में, जो 6th नंबर वाली आई है, वहां से ये बात चला है। अब सवाल बनता है कि साहब कम हो कैसे रही है? चलो ये तो समझ में आया कम हो रही है। कम कैसे हो रही है? सरकार ने कोई विशेष प्रयास किया क्या? बोले क्यों? बोले सर 70 के दशक में जबरन नसबंदी की गई थी, लोगों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी की गई थी कि आओ इनके 2 बच्चे हैं, अब इनके और नहीं होने चाहिए, इनकी नसबंदी कर दो, नए बच्चे पैदा ना हो। ऐसी स्थिति क्या देश में गुपचुप रूप से चल रही है क्या? नहीं, समाज ने कुछ और मॉडल अपनाए हैं। जैसे 2019 में खुद भारत के प्रधानमंत्री ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी। हालांकि 2022 का जो एनएफएचएस सर्वे आया था उस समय हम 2.1 से नीचे लाए थे, लेकिन वो चर्चा बड़ी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले हम बन गए थे। उस समय सुर्खी बन गई थी कि भारत बिकम द टोटल, मतलब 2021 में भी हम टीएफआर 2 से नीचे ले आए थे। मतलब अगर आप एनएफएचएस 5 का डेटा देखेंगे तो 2021 का डेटा है कि हमारी टीएफआर 2.1 आ गई थी, 2.0 आ गई थी। आज जो 1.9 है वो चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन ये खबर हम एंजॉय करते ही इतने में हेडलाइन बन गई कि साहब भारत ने चाइना को पछाड़ दिया है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। तो हम उस खबर के ऊपर चर्चा भी नहीं कर पाए कि यार कैसे करें, लोग हंसेंगे। एक तरफ तो चाइना की आप चाइना को पछाड़ दिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टीएफआर घट हो गई, चिंता कर रहे हैं। अब चूंकि आपने ताज ओढ़ी रखा है कि हम तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले हैं, तो चलो अब टीएफआर की चर्चा कर लो, पता तो रहे आगे क्या हो रहा है। ठीक है। कारण कौन से रहे? तो अगर आपने कभी एक ऑब्जर्वेशन देखा हो तो देश के अंदर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, उसके एक बहुत प्रमुख कारण में, जहां महिलाओं का आत्मनिर्भर होना है, देश की आर्थिक विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देना है, स्वावलंबी बनना है, देश की आर्थिक विकास नीति निर्माता इन सब में आना है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण भी एक हिडन एजेंडा रहता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? असल में महिलाओं के अंदर जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, वो अपने विषय में अपने तरफ से निर्णय लेने लगती हैं, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने लगती हैं। वर्किंग वुमन जितनी भी हैं, अगर आप अपने आसपास भी सर्वे देखें, जैसे दिल्ली का आप अगर डेटा देख रहे हैं 1.2 रह गया है, मतलब कि एक कपल, मतलब ये कहिए 10 लोग मिलकर 12 बच्चे, 20 लोग मिलकर 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये हालत अब दिल्ली की आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। पैदा करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मां का सेक्रीफाइस है, बच्चे को पहले पेट में गर्भधारित करना और फिर उसके बाद में उसको बड़ा करने तक का। इस बीच में उनके जॉब में एक बड़ा गैप लग जाता है। शिक्षित महिला वर्किंग वुमन में कन्वर्ट होती है, और वर्किंग वुमन काम से छूट जाएगी तो उसकी अर्थव्यवस्था घर की बिगड़ जाती है। क्योंकि शादी से पहले जब शादी हुई थी तो वर्किंग होने के नाते उन्हें जॉब के वजह से घर के बहुत से फैसले लेने में सहूलियत रही कि हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाएंगे, इतना कमाएंगे, ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे। लेकिन वाइफ अचानक अगर लीव पर चली जा रही है और सरकार की मैटरनिटी लीव की बेनिफिट उनको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वो लीव ना होना या फिर वो फायदा ना होना एक नुकसान का सौदा बनता है। परिणाम आपके सामने है। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि शिक्षा उनके रोजगार के अवसरों को छीनने का एक कारण बन जाती है कि साहब अब नौकरी छोड़ो या बच्चा छोड़ो। तो यहां प्रेफर किया जाता है चलो साहब बच्चा नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश का आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया का आंकड़ा है। आज अगर आप साउथ कोरिया, जापान, चाइना इनको उठाकर देखें तो ये मॉडल स्पष्ट रूप से समझ में आता है। पश्चिम की तरफ भी झांके तो भी यही समझ में आता है। महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा तो टीएफआर घट कर आई है। अभी हमारे देश में जहां 90% महिलाएं शादी करती हैं,
33% महिलाएं ही वर्क प्लेस पर काम करती हैं। तो अभी भी आने वाले समय में स्कोप बाकी है। जैसे जैसे वर्क में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये टीएफआर नीचे आएगा। ये एक बेसिक कारण है। दूसरा कारण, बच्चों के पालने का खर्च बढ़ने लग रहा है। संयुक्त परिवार की जगह परिवार छोटे होने लग रहे हैं, तो जिम्मेदारी कौन ले? बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी कौन ले? फिर प्राथमिकताओं में प्रायोरिटी ये कि यार ज्यादा बच्चे कर लिए तो हम सुविधाओं का भोग नहीं कर पाएंगे, दुनिया नहीं घूम पाएंगे। अगर विदेश जाना था तो अभी 2 टिकट होते थे, अब 3 होने लगेंगे, फिर 4 होने लगेंगे। चीजें बहुत महंगी हैं, होटल बड़ी लेनी पड़ेगी, हर खर्चा डबल्स में बढ़ने लगेगा, इनको पढ़ाने का खर्चा बढ़ने लगेगा। यानी कि वो फिगर चलने लगता है दिमाग के अंदर कि इतना खर्चा बढ़ेगा। साथ ही साथ जागरूकता बढ़ते बढ़ते सरकार के भी प्रयास रहे कि लोगों को जनसंख्या घटाने के लिए प्रेरित किया गया, उस वजह से भी जनसंख्या में कमी आई। एक और भारत के अंदर बड़ा कारण था, और वो कारण था जनसंख्या के साथ साथ बच्चियों की भ्रूण हत्या का। सरकारी प्रयासों से अब उस पर बहुत बड़ी रोक लगी है, उस पर रोक लगी है, और बाकी